नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज इसका दूसरा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सीड और ग्रेन क्या होता है, इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सीड किसे कहते हैं और ग्रेन किसे कहते हैं, ये दोनों आपस में क्यों डिफ़र करते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सीड सिलेक्शन। अगर हमको फील्ड में अपनी कोई सीड लगाना है, अगर कोई क्रॉप ग्रो करनी है, तो फील्ड सिलेक्शन के साथ साथ सीड को सिलेक्ट करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम एक प्रॉपर वे में मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पाएँ। इसके साथ साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ सीड के बारे में बात करेंगे कि सीड कौन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूक्लियस सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है और सर्टिफाइड सीड होता है। तो ये सभी डिफरेंट टाइप के जो सीड्स होते हैं, इनके जेनेटिक प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनको कैसे ग्रो किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इनका जो कलर टैग होता है इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोइंग की। अगर हम सीड का सिलेक्शन कर लेंगे, फील्ड का सिलेक्शन भी हो गया है, तो अपनी फील्ड में जो हमारे पास सीड है उसको किस मेथड से हम सोइंग करेंगे, किस मेथड से बुआई करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो इतने टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा एक निवेदन है, ये रहा एक QR कोड, इसको स्कैन करिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, जिससे यूट्यूब पर जो पढ़ाने का कार्यक्रम है ये अनवरत चलता रहे, इसमें कंटिन्यूटी बन पाए। इसके लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। एक PPT बनाता है, जिसे पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन PPT में दूसरे से बनवाता हूँ और दूसरा आदमी फ्री में नहीं बनाएगा, और यूट्यूब से इतना इनकम नहीं जनरेट हो रही है और ना ही इतना हो पा रहा है कि जिससे मैं उसको दे पाऊँ। मैं अपनी बात तो छोड़ो, मैं उसको भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं यही अपेक्षा करूँगा कि आप सब इसको स्कैन करिए और जितना हो सके उतना इसमें मदद करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो इनिशिएटिव ये है कि मैंने BSc एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये जो 8 सब्जेक्ट हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, एजुकेशनल फिजियोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी, फॉरेस्ट्री और क्रॉप फिजियोलॉजी के साथ साथ एक्सटेंशन, ये जो 8 सब्जेक्ट हैं जो कि BSc एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं, इनका मैंने एक कंबाइंड कोर्स निकाला हुआ है। इस कोर्स को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको केवल 500 रुपये देना पड़ेगा। और ये जो मैं अभी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स आगे जाके नवंबर तक ख़त्म होगा, क्योंकि इस समय तो अभी ऑड सेमेस्टर चल रहा होगा, या तो फिर दूसरा सेमेस्टर अभी तो इस समय इवन सेमेस्टर चल रहा होगा नवंबर में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या तो आपका दूसरा सेमेस्टर होगा, या तो फिर चौथा सेमेस्टर होगा, या छठवां होगा, या आठवां होगा। तो पहला सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, क्योंकि वो जुलाई से शुरू होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास में होता है। तो अगले ईयर में नवंबर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है ये कंप्लीट कर दूंगा मैं। मात्र 500 रुपये में आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप अभी से परचेज कर लीजिए। आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, मैं धीरे धीरे उसमें वीडियो लाता रहूँगा। और ये भी हो सकता है कि कहो 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, वरना इसकी तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगली बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं ये सभी कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये इस QR कोड जो दिया गया है इसको स्कैन करिए और स्कैन करके पे करिए, और पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे पास भेजना है। अब वो भेजना किस तरीके से है, जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको चैनल में दिखेगा ये सब्सक्राइब वाला बटन। सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे 3 लिंक देखने को मिलेगा। 3 लिंक में से जो सबसे नीचे वाली लिंक है जिसमें लिखा है सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको रीडायरेक्ट कर देगी और आपका टेलीग्राम ऐप खुल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है, अगर नहीं कर रखा हो तो पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आपको यहाँ पर वो टेलीग्राम पे पहुँच जाएगा तो टेलीग्राम पे आप अपना मोबाइल नंबर, कि कौन सा मोबाइल नंबर आप चाहते हैं जिसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूं, और उसका स्क्रीनशॉट जो आपने पैसा भेज रखा है, ये दोनों चीज़ें अगर आप डिटेल में भेज देंगे हमारे पास तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पर आपको जो पेड कोर्स है वो आराम से वहाँ से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड एंड सोइंग के बारे में अगर हम बात करें, ये जो सिलेबस है अपना, तो सीड के बारे में अगर हम बात करें तो सीड इज़ ए
embryonic part cover in a seed coat often containing some food. It is formed from the ripened ovule of a plant after fertilization। कहने का मतलब ये है कि सीड देखो क्या होता है। सीड हिंदी में जिसको हम बीज कहते हैं, ये पौधे में एम्ब्रायो का एक ऐसा रूप होता है, एक राइपेंड यानी पका हुआ ओव्यूल होता है, पका हुआ एक भ्रूण होता है, जो कि आगे चलकर एक पौधे के रूप में ग्रो होता है। फिर से एक बार समझते हैं। सीड का एक एम्ब्रायनिक पार्ट हो, सीड एक एम्ब्रायनिक पार्ट होता है जो कि सीड कोट से ढका हुआ होता है। सीड के जो बाहर का एक कोट होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा फूड मटेरियल होता है, जो कि जब एम्ब्रॉय जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो ओव्यूल एम्ब्रॉय जब जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा तो उस समय इसको थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा फूड मटेरियल की ज़रूरत होती है, जब तक इसमें जड़ और पत्तियां नहीं निकल जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में इसमें स्टार्च या फिर प्रोटीन, किसी भी मात्रा में यहाँ पर थोड़ा सा फूड इकट्ठा रहता है। जैसे दालों में अगर हम बात करें तो दालों में जैसे चना होता है तो इसमें 2 दाल होते हैं जिनको हम बीज पत्र बोलते हैं, तो उनके बीज पत्र में फूड एकत्रित रहता है। उसी तरीके से भ्रूण पोष जैसे गेहूँ है या फिर इसके साथ साथ अगर हम चावल की बात करें तो उसमें दोनों में भ्रूण पोष होता है। यही भ्रूण पोष जब हमारा भ्रूण अंकुरित होना शुरू करता है तो उनको इनिशियल स्टेज में 4-5 दिन तक, जब तक उसमें जड़ और पत्तियां नहीं निकल जाती, तब तक उन्हीं से जो फूड मटेरियल मिलता है उसी से पौधा ग्रो होता है। तो सीधा फंडा ये होता है सीड का कि सीड एक तरीके का एम्ब्रॉयनिक पार्ट होता है जो सीड कोट से ढका होता है। इसमें थोड़ा सा फूड मटेरियल होता है और जो कि एक राइपेंड ओव्यूल होता है जो कि बाद में ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक फंडा सीड का। 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं सबसे मेन। सीड में एक भ्रूण होगा, एक भ्रूण पोष होगा जिसको हम फूड मटेरियल बोलते हैं, और एक क्या होता है, सीड कोट होता है। ठीक, ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम ध्यान से देख पाएँ तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये है भ्रूण, ये है भ्रूण पोष, और ये सबसे बाहर क्या है, सीड कोट। ठीक, तो ये 3 चीज़ें किसी भी सीड में होती है। जैसे ये रहा आपका भ्रूण, ये रहा भ्रूण पोष, और ये बाहर का क्या हुआ, ये हो गया आपका सीड कोट। इस तरीके से आपको सीड में देखने को मिलता है। अगर हम ग्रेन की बात करें तो ए ग्रेन इज ए स्मॉल एडिबल फूड। जो ग्रेन होता है वो एक छोटा सा एडिबल फ्रूट होता है, यूजुअली हार्ड ऑन द आउटर साइड, जो कि बाहर से कैसा होता है, हार्ड होता है। हार्वेस्ट फ्रॉम क्रॉप, और क्रॉप से हार्वेस्ट करके लाया जाता है। ग्रेन बेसिकली ग्रोन इन ए क्लस्टर ऑन टॉप ऑफ द मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट की ये टॉप पे होता है। देखो बेसिकली धान की अगर हम बात करें या गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो ग्रेन है वही हमारा सीड भी है। ठीक, लेकिन 3 चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। ग्रेन में ये तीनों हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीड में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। देखो जैसे मैंने बताया कि सीड में सीड कोट होना चाहिए, भ्रूण होना चाहिए और भ्रूण पोष होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तो हम बोल देंगे सीड है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे मान लो कि उसका जो भ्रूण है वो खराब हो गया है, वो अब पौधा नहीं उगा सकता है, वो डेड हो गया है, या इसके साथ साथ उसके ऊपर की जो हार्ड कोट है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं वो टूट गई है या डैमेज हो गई है, तो भी उसको हम सीड नहीं बोल सकते। अगर उसके अंदर जो भ्रूण में जो फूड मटेरियल है अगर वो सही से नहीं है तो भी उसको हम सीड नहीं बोल सकते हैं। सीड रहने के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, जबकि ग्रेन में ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेन में बस केवल एक ऐसा होता है कि किसी भी प्लांट का जो टर्मिनल पोर्शन पे लगता है और वो स्मॉल एडिबल फ्रूट होता है जिसकी आउटर कवरिंग बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, मतलब थोड़ी हार्ड होती है, अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और ये क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद मिलता है। और एक अंतर इसके अंदर होता है, जो भ्रूण होता है, जो सीड होता है, इसको हम उपयोग करते हैं बुआई के लिए, यानी कि इसका हम उपयोग करते हैं प्रोपोगेशन के लिए, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, जबकि हम ग्रेन का यूज करते हैं कंजम्पशन के लिए। चाहे हम खुद खाएंगे ग्रेन को, चाहे फिर हम जानवरों को खिलाएंगे उसको, मतलब डिफरेंट टाइप से प्रोसेसिंग करके। जैसे धान है तो धान का चावल बनाएंगे, गेहूँ है तो उसका आटा बनाएंगे, फिर हम खाएंगे।
यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। अब जैसे मान लो कोई गेहूँ है, गेहूँ एकदम सूख गया, सूख के ऐसा हो गया कि उसके अंदर का जो एम्ब्रॉयो है वो बिल्कुल ही डेड हो गया, तो वो एक तरीके का सीड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एम्ब्रॉयो अब डेड हो चुका है, लेकिन ग्रेन वो अब भी है, क्योंकि उसको हम पिसा के अभी भी हम उसका आटा बना के उसको हम खा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम चावल का लेते हैं। चावल में जो ग्रेन होता है, हम जब उसको धान जो होता है, अगर धान पूरा देखें तो उसमें ऊपर का सीड कोट होगा, उसमें एम्ब्रॉयो होगा और उसमें फूड मटेरियल होगा, तीनों मिला लेंगे तो हम कह देंगे हाँ ये सीड है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर का जो छिलका होता है, धान का जो छिलका जिसको हम बोलते हैं, उसको अगर हमने निकाल दिया तो अब केवल क्या रह गया? अब वो रह गया भ्रूण और भ्रूणपोष। लेकिन हम उसको कहेंगे तो भ्रूण और भ्रूणपोष, लेकिन अब वो सीड वाले नहीं रह गए। अब हमारा वो केवल ग्रेन हो गया, फूड मटेरियल, उसको अब हम केवल खाएंगे। अब वो सीड नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का एक कोट जो था, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, वो गायब हो चुका है। तो वो ग्रेन तो कहा जाएगा, लेकिन वो सीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीड में तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। तो आई होप आपको ये ग्रेन और जो सीड का ये डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सीड और ग्रेन केवल और केवल अगर सबसे सिंपल भाषा में समझें तो सीड ग्रोइंग के लिए यूज किया जाता है और ग्रेन खाने के लिए यूज किया जाता है। ए सीड इज एन ओव्यूल कंटेनिंग एन एम्ब्रॉयो व्हाइल ए ग्रेन इज द फ्यूजन ऑफ सीड कोट एंड फ्रूट। ये सीड कोट और फ्रूट के बीच का फ्यूजन होता है, जिसको हम ग्रेन बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें एक सीड कोट होगा और अंदर कुछ खाने वाला चीज़ होगा, ठीक। उसमें एम्ब्रॉयो हो या ना हो, एम्ब्रॉयो होगा तो वो सीड होगा। ग्रेन में कभी भी एम्ब्रॉयो का जिक्र नहीं होता। अगर एम्ब्रॉयो का जिक्र हो रहा है तो वो सीड में ही होगा, ग्रेन में कभी भी एम्ब्रॉयो का जिक्र नहीं होता है। उसके बाद जो सीड होता है उसमें एक ओव्यूल होता है जिसमें एक एम्ब्रॉयो होता है, ठीक। टिपिकली सीड्स आर प्लांटेड टू ग्रो प्लांट व्हाइल ग्रेन आर हार्वेस्टेड फॉर फूड। यही मैंने आपको बताया है। सीड आर द वाइटल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्रीकल्चर का। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड इज ए चैलेंज फॉर फार्मर। फार्मर को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा फार्मर वही होता है जो सेलेक्ट कर पाता है कि कौन सा सीड कब ग्रो करना चाहिए और कितनी मात्रा में ग्रो करना चाहिए, और कौन सा सीड हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएँ। ओनली गुड क्वालिटी सीड व्हिच आर सोन प्रॉपरली कैन गिव एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और यील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर केवल और केवल हमने एक अच्छा सीड का सिलेक्शन कर लिया, एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया, तो उसको अगर हमने प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से उसकी बुआई कर दी, तो आप ऐसे समझिए कि केवल इतना ही कर देने से हमको एक अच्छी फसल मिलने की संभावना बन जाती है। वरना आप दूसरी कंडीशन अगर देखें, आपने सब कुछ अच्छे से किया, आपने फर्टिलाइज़र बढ़िया दिया, सीड में जो आपकी सॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, आपने टिलेज बहुत अच्छे से किया, इरिगेशन अच्छे से किया, उसमें खाद बीज कीटनाशक सब चीज़ प्रॉपर मैनेज किया, लेकिन अगर सीड ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं होना है। सीड्स ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप एंड स्ट्रेन आर अवेलेबल। कल्टीवर हैव टू चूज फ्रॉम दीज एंड दीज हैव टू बी सोन इन द फील्ड। मतलब सीड को सेलेक्ट करते समय कौन सा कल्टीवर सेलेक्ट करें, कौन सी वेराइटी सेलेक्ट करें और इसको फील्ड में बोने के लिए कब सेलेक्ट करें, ये सभी चीज़ें हम सीड के सिलेक्शन में ध्यान दे रहे होते हैं। तो सीड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब सीड का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सीड का सिलेक्शन करते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो सीड बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। गुड क्वालिटी का जो सीड होगा जिससे रूट काफ़ी अच्छी होता है। सीड आर द रूट ऑफ द हेल्दी क्रॉप। अगर अच्छा सीड हमारे पास है तो इसका यही मतलब है कि हम एक अच्छी क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। अगर सीड ही खराब ले लिया है हमने तो हम एक अच्छी क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकते। हेंस सिलेक्शन ऑफ सीड इज क्रूशियल। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है सीड, एक अच्छे सीड का सिलेक्शन हेल्प टू ऑब्टेन हेल्दी सीड, सस्टेन एंड ऑप्टिमाइज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप स्ट्रेन बेस्ड ऑन प्लांट साइज। अगर सीड का सिलेक्शन हम प्रॉपरली कर पाते हैं तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर होंगे। सीड जो हम बो रहे हैं उसकी प्लांट साइज़ क्या होगी,
क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, उसमें कितना ग्रेन लगेगा, मतलब जब हम सीड की बुआई करेंगे तो उससे जो हमें ग्रेन का प्रोडक्शन मिलेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, फ्रूट का साइज कितना बड़ा होगा, कलर कैसा होगा, क्या डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं है, कितने टाइम में वो पक जाएगा, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, वो किस रीजन में ग्रो हो सकता है, सॉइल के प्रति किस तरीके का रेजिस्टेंट है, किस तरीके का इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से रोग के प्रति रेजिस्टेंट है, कौन कौन से इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर तब हम एक सीड का सिलेक्शन करते हैं। फार्मर आल्सो नीड टू चेक द जर्मिनेशन पीरियड, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, सो दैट द selected seeds will be benefited in terms of yield and financial। कहने का मतलब ये है, हमने सीड ले लिया, अब सीड लेने के बाद आप देखते होंगे कि सीड में लिखा होता है प्योरिटी परसेंटेज और जर्मिनेशन परसेंटेज, ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। प्योरिटी परसेंटेज 95 85 से प्लस होना चाहिए और जर्मिनेशन परसेंटेज हर क्रॉप का अलग अलग होता है, किसी का 90% होता है, किसी का 80% होता है। एक बार AFO के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गेहूं का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, तो 80 to 90% होता है, 80 से 90%। कहने का मतलब ये है कि अगर खेत में हमने गेहूं के 100 बीज बोए हैं तो 100 बीज में से कम 80 बीज उगेंगे, 20 बीज उसमें ख़राब निकल जाएंगे, चाहे उसका एम्ब्रॉयो डैमेज होगा, चाहे उसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो ख़राब होगा, चाहे उसका सीड कोड पहले से डैमेज हो गया होगा। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ डैमेज होगा जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है 20 में, तो यानी कि 80% जर्मिनेशन उसमें हो रहा है। तो अगर प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन हो रहा है और जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं अगर वो न्यूट्रिएंट मिल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट पौधे को जो चाहिए था वो मिल गया और एक अच्छी क्वालिटी का सीड हमारे पास है। तो ये दोनों चीज़ें इंश्योर करती हैं कि हमको एक अच्छी यील्ड मिल जाएगी। सम सीड्स आर सोर्स ऑफ डिजीज़, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो डिजीज़ का एक सोर्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सीड बॉर्न डिजीज़, सॉयल बॉर्न डिजीज़, एयर बॉर्न डिजीज़। ये डिजीज़ ट्रांसमिशन के तरीके होते हैं कि डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे फैलती है। तो एयर बॉर्न डिजीज़ हवा से फैल जाती है, सॉयल बॉर्न डिजीज़ उसी मिट्टी में उसके जो पैथोजन होते हैं वो पड़े रहते हैं। जब हम उसमें क्रॉप लगाएंगे तो हर साल क्रॉप लगाते जाएंगे तो वो मिट्टी में जो पैथोजन रहते हैं वो पौधे पर पहुंच जाते हैं, तो वो सॉयल बॉर्न डिजीज़ हो गया। इसी तरीके से सीड बॉर्न डिजीज़ होती है, जैसे मान लो कि जहाँ ये सीड जहाँ पर ग्रो किया गया था, किसी मदर प्लांट से ये सीड ग्रो हुआ होगा, किसी पौधे से ये सीड बना होगा। अब अगर उस मदर प्लांट में रोग लगा हुआ होगा तो ये संभव है कि उस सीड में भी वो रोग के जो पैथोजेंस हैं वो पहुँचे होंगे। अब अगर उस सीड को हम दूसरी बार फिर से दूसरे किसी फील्ड में लगाएंगे, जो वहाँ उगाया था उसको अगर हम लगाएंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि वो जो सीड है वो सीड फिर से उसी रोग को उत्पन्न कर देगा। तो इसी वजह से एक प्रॉपर सीड सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे जो सीड बॉर्न डिजीज़ हैं उनको हम रोक पाएँ। इसके साथ साथ कुछ केमिकल ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे बुआई से पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उससे अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो भी जो सीड बॉर्न डिजीज़ है उससे हम रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उबलते हुए पानी में डाल दो सीड को, थोड़ा सा गुनगुना पानी में डाल दो, जिससे जो इसमें फंगस लगे रहते हैं वो फंगस मर जाते हैं। तो फंगस अगर मर जाएंगे तो हमारा सीड सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन काफ़ी रिस्की काम होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो गया पानी तो उसके जो सीड के अंदर का जो एम्ब्रॉयो है, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं, वो डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा, फिर सीड उगेगा नहीं। मतलब कहने का ये है कि गर्म करने और उबालने में थोड़ा ही अंतर होता है। थोड़ा पता चले हम गर्म करने लगे वो उबल गया, तो मतलब उबल गया तो पक गया, फिर तो वो कुछ दूसरा ही बन जाएगा। और अगर कच्चा रह गया तो फिर हो सकता है फंगस उसमें ना मरे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है, लेकिन हाँ, केमिकल सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जिससे हमारी जो सॉयल बॉर्न डिजीज़ है उनको रोक सकें। ए केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉप एंड देयर यील्ड इन फर्स्ट ईयर में हेल्प फार्मर टू चूज बेस्ट स्ट्रेन ऑफ द सीड फॉर नेसेसरी ईयर। एक बार अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया क्रॉप को अच्छे से तो हम ये जान पाते हैं कि इस क्रॉप में कौन कौन सी कमियां हमें मिली हैं और आगे वाले जो सीड लेने हैं उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। किसान ऐसे कर कर के सीखता है, जैसे मैंने अभी कल बताया कि एक आर्ट है एग्रीकल्चर, तो किसान कर कर के सीखता है। एक साल उसने बुआई करी तो पता चल गया कि यार इस
ये जो सीड है इसमें तो ये रोग बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो समझेगा कि ये रोग ना लगे, हमको इस तरीके का सीड का सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से किसान सीख पाता है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की। सीड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो एक न्यूक्लियस सीड होता है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सीड, सबसे प्योर फॉर्म होता है, उसका जेनेटिक प्योरिटी बिल्कुल 100% होती है, नियर अबाउट 100%। ब्रीडर सीड की अगर हम बात करें तो ब्रीडर सीड इज़ द प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी होती है, मतलब न्यूक्लियस सीड को हमने उगाया, उसमें फल लगा, उसमें जो फल लगा, उसमें जो सीड लगा, उसको फिर हम बोलते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या होता है, इसको कैसे पाया जाता है? ब्रीडर सीड पाने का एक तरीका होता है, हर जगह पर जर्म प्लाज्म होते हैं, जैसे सीड कारपोरेशन यूनिट्स जो होती हैं इंडिया में, जो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, वहाँ पर ऐसे तमाम जगह पर जर्म प्लाज्म रखे होते हैं, न्यूक्लियस सीड रखे होते हैं। न्यूक्लियस सीड को ब्रीडर मांगता है। ब्रीडर समझते हो, मतलब एक अच्छा प्रोफेसर जिसके पास ऑथराइज है, जो ऑथराइज है कि हाँ मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो क्या करता है, वो अप्लाई करता है, वो डिमांड करता है। डिमांड करने के बाद उसको थोड़ी सी मात्रा में उसको सीड मिलेगा, न्यूक्लियस सीड, फिर उसी न्यूक्लियस सीड को वो ग्रो करेगा और उससे बनाएगा ब्रीडर सीड। या कई बार ऐसा होता है कि उसके पास पुराना एक ब्रीडर सीड रखा होता है, या कहीं और दूसरी जगह से वो ब्रीडर सीड भी मंगा लेता है। तो चाहे हम न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बना लें और चाहे ब्रीडर सीड से भी ब्रीडर सीड बन जाता है। ब्रीडर सीड की जो खास बात होती है, उसका जो टैग का कलर होता है वो येलो कलर का होता है। ब्रीडर सीड प्रोडक्शन इज द मैंडेट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड ब्रीडर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेलेक्टेड स्टेट सीड कॉरपोरेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनको ही मिलेगा ये ब्रीडर सीड, और यही लोग इस पर काम कर सकते हैं, यही लोग प्रोड्यूस करते हैं, बाकी और कोई नहीं प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड का। टैग कलर जरूर याद कर लेना। ब्रीडर सीड का जो टैग कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। कैसे याद कर सकते हो, एक बाई होता है ना, आई एम रनिंग बाई बस, ठीक, तो बी वाई, बी फॉर ब्रीडर एंड वाई फॉर येलो। अब देखो फाउंडेशन सीड को कैसे याद करोगे। फाउंडेशन सीड बोले तो फाउंडेशन मतलब मात्र सीड। क्या होता है फाउंडेशन सीड को, क्या बोलते हैं, मात्र सीड टाइप का, ऐसे कुछ बोलते हैं, मातृत्व सीड ऐसे समथिंग हिंदी में कहते हैं, मातृत्व बीज या मातृ बीज ऐसे कुछ करके बोलते हैं। जैसे मात्र मतलब माता बीज, मात्र वाला जो माता होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मात्र इसको बीज बोलते हैं। अब मात्र से याद आ रहा है माँ, ठीक, और माँ का दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो फाउंडेशन सीड कैसा होता है, सफ़ेद सा होता है। उसका टैग कैसा होता है, फाउंडेशन सीड का सफ़ेद होता है। फाउंडेशन बोले तो मात्र, ठीक, मात्र मतलब माता वाला मात्र। अब माता का दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो इसी तरीके से याद कर सकते हो कि फाउंडेशन कैसा होता है, वो वाइट कलर का होता है, ठीक। फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड से क्या बनेगा, फाउंडेशन सीड बनेगा। एंड इट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रीडर सीड और फ्रॉम फाउंडेशन सीड व्हिच कैन बी क्लियरली ट्रैक टू ब्रीडर सीड। बात समझना, फाउंडेशन सीड को बनाने के लिए हम ब्रीडर सीड का उपयोग करते हैं, या फिर हम फाउंडेशन सीड को बनाने के लिए फाउंडेशन सीड, अगर हमारे पास शुद्ध फाउंडेशन सीड है तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड बना रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल इंश्योर करना है कि उसके अंदर जो प्रोजनी है वो बिल्कुल ही प्योर हो। ऐसा नहीं है कि उसमें पॉलिनेशन किसी दूसरे वैरायटी का या किसी दूसरे सीड का हो गया हो, तो जिससे उसकी जो शुद्धता है वो घट जाएगी। तो फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड बनाने में ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होता है, बिल्कुल ट्रैक करना होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू द NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, FSCI स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स who have the necessary infrastructure facilities। ये वही लोग कर सकते हैं, फाउंडेशन सीड को वही लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके पास ये सभी चीज़ें हों, या तो स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर हो, या फिर प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर हो जिसको एग्रीकल्चर से ऑथराइज़ किया गया हो, उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
तो ही वो फाउंडेशन सीड बना पाता है, क्योंकि फाउंडेशन सीड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी का ध्यान रखना होता है। किसी दूसरी वैरायटी का पॉलिनेशन उसमें बिल्कुल भी ना होने पाए, इसकी बिल्कुल 100% सिक्योरिटी के साथ तब इसको हम ग्रो करते हैं। फाउंडेशन सीड इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। अगर वो स्टैंडर्ड वो बीट कर पाया सीड, तभी उसको फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उसको जो मिनिमम क्राइटेरिया है फाउंडेशन सीड का, जैसे जर्मिनेशन परसेंटेज इतना परसेंट होना चाहिए, उसकी जेनेटिक प्योरिटी इतना परसेंट होना चाहिए, तभी फाउंडेशन सीड का टैग मिलता है। नहीं तो फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेट ही फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। आगे हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है इसका टैग। तो सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड एंड मस्ट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सीड सर्टिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन मिनिमम सीड कॉर्पोरेशन स्टैंडर्ड। जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होता है, सीड सर्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी सीड तभी सर्टिफाइड सीड माना जाएगा जब इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड 1988 के तहत वो सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा हो। जैसे वैरायटी की शुद्धता एक स्टैंडर्ड की हो, जितना इसमें लिखा गया है, जर्मिनेशन परसेंटेज, सीड के प्रति और दूसरे रोग कहाँ ग्रो किया गया है उसकी क्वालिटी, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब इसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सर्टिफाइड सीड का। तब उसके पास टैग लगता है। वो टैग इस कलर का होता है जिसमें काइंड लिखा होता है, वैरायटी लिखा होता है और सर्टिफाइड नंबर होता है, और सर्टिफाइड तभी इसको कहा जाता है कि ये सर्टिफाइड सीड है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो BY होता है यानी कि ब्रीडर सीड कैसा होता है, येलो कलर का होता है। उसके बाद फाउंडेशन सीड W होता है। ठीक, कैसा होता है, फाउंडेशन सीड W बोले तो फाउंडेशन सीड वाइट होता है। सर्टिफाइड सीड कैसा होता है, वो ब्लू होता है। ठीक, किस तरीके से याद कर सकते हो, ये ब्रीडर सीड जो होता है BY से याद कर सकते हो कि बाई बस, बाई कार, उस तरीके से याद कर सकते हो कि B का Y होता है, यानी कि B फॉर ब्रीडर सीड, Y फॉर येलो। ब्रीडर सीड जो होता है वो येलो कलर का होता है। फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन किसी की तब बनती है कब, माँ के दूध से। जब हम पैदा होते हैं, अपना जब कोई पैदा होता है तो वो स्टार्टिंग में क्या पाता है, फाउंडेशन के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या पाता है, दूध पाता है माँ का। तो फाउंडेशन उसका माँ के दूध से बनता है जो कि सफ़ेद होता है, तो फाउंडेशन सीड वाइट होता है। इसके बाद सर्टिफाइड जो सीड होता है उसका टैग CB होता है। वो कैसा होता है, सर्टिफाइड सीड ब्लू कलर का होता है। अब एक देखो, अगर आप कोई अच्छी ट्रिक आप बना पाएँ या अगर आप वैसे याद कर पाएँ तो आप वैसे याद कर लीजिए। मैं क्या होता था, मैं कभी मैं कलर भूलता नहीं था, मैं कलर कंफ्यूज होता था। समझ पा रहे हो, मतलब अगर हमको कोई 2 कलर और 2 टैग बता दे तो हम तीसरा अपने आप जान जाते थे, यानी कि हम एक ही में केवल कंफ्यूज होते थे। तो हमने 2 के लिए ट्रिक बना ली थी। किसके लिए, एक तो BY का ट्रिक बना लिया था और दूसरा फाउंडेशन सीड का, कि फाउंडेशन बोले तो माँ का दूध और वो सफ़ेद। फाउंडेशन कब बनता है, माँ के दूध से। फाउंडेशन मतलब बिल्कुल बेसिक, बच्चा पैदा होता है तो सबसे बेसिक फूड उसके लिए क्या होता है, माँ का दूध, जो कि सफ़ेद होता है। तो इस तरीके से फाउंडेशन सीड सफ़ेद कलर का होता है और जो ब्रीडर सीड होता है वो येलो कलर का टैग होता है, सर्टिफाइड का ब्लू कलर का होता है। इस तरीके से, या आसमानी कलर भी इसको कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग की। सोइंग की कई ढेर सारे मेथड्स हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है। खेत में हम सीड हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसको खेत में किस तरीके से हम डालेंगे उसके मेथड के बारे में बात करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग होता है, डिबलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ होता है, और प्लांटिंग होता है एंड ट्रांसप्लांटिंग होता है। एक एक करके मैं समझाते जाता हूँ, आप डिटेल में थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं डिटेल में इसको बताते जा रहा हूँ। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, हमने सीड को हाथ में ले लिया, एक थैले में भर लिया और हाथ से उसको निकालते जा रहे हैं और खेत में ऐसे छिटकते जा रहे हैं, जिसको हम छिटकवा विधि बोलते हैं।
सबसे बेसिक मेथड होता है, सबसे बेतरतीब मेथड होता है, सबसे आसान मेथड होता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड होता है और सबसे पुराना मेथड भी यही होता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटकवा विधि, खेत में सीड को छिटक दें। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि बहुत इजी है, कोई बहुत तामझाम नहीं करना है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक। जबकि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। कई बार कई जगह पर ऐसा होता है कि डेंसिटी कहीं ज़्यादा हो जाती है, मतलब कहीं पौधे सघन हो जाते हैं, कहीं पर विरल हो जाते हैं। कहीं पर हाथ में ज़्यादा सीड निकल गया तो ज़्यादा गिर गया और कहीं पर कम निकला तो कम गिरा। इस तरीके से प्रॉपर स्विंग नहीं हो पाती, कहीं ज़्यादा हो जाता है स्विंग और कहीं कम हो जाता है, जिसको हमारे शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं पाहटवा हपट गए। कहने का मतलब कहीं कम हो गया, कहीं ज़्यादा हो गया। इसके साथ साथ प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती। पता चले कि 2 सीड एक साथ गिर गए और 2 सीड खूब दूर दूर गिर गए, तो इस तरीके से प्रॉपर इनके पौधे के बीच में स्पेसिंग नहीं बन पाती, जिससे फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। 2 पौधे जो बहुत नज़दीक नज़दीक हो गए हैं वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में न्यूट्रिएंट के लिए मार होगा, उनकी आपस में टसल होती रहेगी। और अगर जो दूर दूर हो गए तो वहाँ पर बीच में थोड़ी सी ज़मीन खाली रह जाएगी, जिसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे खेती मॉडर्नाइज होती जा रही है, किसान भी अब यही प्रेफर कर रहे हैं कि ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड ना उपयोग किया जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता है। इसमें एक चीज़ और भी होता है, अगर मान लो हमको 100 किलोग्राम सीड की आवश्यकता है, तो हम अगर ब्रॉडकास्टिंग से बुआई करेंगे तो हमको 100 की जगह पर 110 से या 120 किलो लगाना पड़ेगा, यानी कि 10-20 किलो ज़्यादा सीड का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सीड काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। कहीं नज़दीक हो गया, कहीं ज़्यादा दूर हो गया। आगे बात करते हैं डिबलिंग मेथड का। डिबलिंग मेथड बहुत सीधा सीधा होता है। इसमें एक आता है यंत्र जिसका नाम होता है डिबलर। उसमें खूंटियाँ होती हैं 27। जो बहुत बेसिक आता था उसमें 27 खूंटियाँ हुआ करती थी। अब तो ट्रैक्टर से चलने वाला डिबलर आ गया, लेकिन जब पहले बेसिक आता था तो उसमें 27 खूंटियाँ हुआ करती थी। 9 खूंटी होती थी 3 रो में, 9 खूंटी यहाँ, 9 खूंटी यहाँ और 9 खूंटी यहाँ। इस तरीके से 27 खूंटियाँ हुआ करती थी। इसमें क्या होता था कि पूरा स्पेसिंग इनका बराबर बराबर होता और उसमें कांटे लगे होते थे, मोटे मोटे सरिया, ऐसे सरिये को नुकीला करके लगाया रहता था। तो क्या करते थे कि उसको डिबलर को ऐसे ज़मीन में गाड़ देते थे। तो ज़मीन में गाड़ते थे तो एक ही बार में वो क्या कर देता था, 27 सुराख कर देता मिट्टी में, 27 जगह पर छेद कर देता था मिट्टी में। और हर 27 छेद में एक एक बीज हाथ से डाल देते थे। फिर उसके बाद उसको परताल देते थे, मतलब उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, जिससे वो जो उसका सुराख हुआ था, जो छेद हुआ था, वो बंद हो जाता है और सीड उसके अंदर पहुंच जाता है। ये सबसे बेसिक मेथड होता है डिबलिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर से चलने वाला डिबलर है। ये डिबलर चल रहा है और यहाँ पर सुराख करते हुए जा रहा है। अब यहाँ पीछे किसान क्या करेगा, इसमें हर छेद में एक एक दाना, एक एक सीड डालता जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी में एक मशीन लगी हो जो एक एक दाना ऐसे डालते जा रहा हो, और पीछे से फिर क्या करेंगे, इसमें पाटा चला देंगे, बोले तो मिट्टी चला देंगे, जिससे ये जो सुराख है सब बंद हो जाए। तो ये मेथड होता है डिबलिंग का। आगे बात करते हैं ड्रिलिंग का मेथड। इसमें आता है सीड ड्रिल। इसमें क्या करते हैं कि एक सीड ड्रिल मशीन होती है, वो क्या करती है कि ऐसे नीचे से ऐसे खोदते, ऐसे एक नाली बनाते हुए जाती है और इसी नाली में सीड गिरते हुए जाता है। पाइप से ऐसे यहाँ पर सीड रखा होता है और इसमें धीरे धीरे उसे पाइप के थ्रू उसी जो नीचे से ऐसे ऐसे एक बरहा टाइप के से खोदता जाएगा और उसी में सीड गिरता जाएगा। और उसके पीछे से एक पाटा लगा होता है यहाँ पर, वो क्या करता है कि उसके ऊपर से मिट्टी को समतल करता जाएगा, मतलब जो उसने एक लाइन खींची है और लाइन में सीड गिराया है उसके ऊपर मिट्टी डालता जाएगा। तो ये अच्छा मेथड होता है ड्रिलिंग का, जिसको हम सीड ड्रिलिंग भी बोलते हैं। सीड ड्रिलिंग मतलब कि एक ऐसे हम उसमें क्या होता है, जब ट्रैक्टर का जो उसमें एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि फार होता है, शुद्ध हिंदी में मतलब देसी भाषा में बोले तो फार कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा सीड ड्रिल मशीन जो ट्रैक्टर से चलता है, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें ऐसे लगे होते हैं, टाइन्स लगे होते हैं, तो वो टाइन चलती हैं और उसके टाइन के पीछे पे एक पाइप लगी होती है और ये पाइप ऊपर यहाँ जो सीड भरा होता है उसके बक्से से जुड़ा होता है। तो वही बक्से से गिर जाता है सीड पाइप में और पाइप से गिर के फिर वो टाइन के पीछे गिर जाता है। तो तुरंत ही एक प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ में चला जाता है
और प्रॉपर स्पेसिंग रहती है, मतलब सीड से सीड की दूरी और रो से रो की दूरी एक प्रॉपर वे में रहती है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। और क्योंकि टाइम के पीछे डाल रहा है, इस वजह से इसका जो बुआई होती है वो भी एक प्रॉपर डेप्थ में होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, जबकि ब्रॉडकास्टिंग में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये होता है ड्रिलिंग मेथड, काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है। सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मदर इंडिया, बहुत पहले आया था। उसमें क्या करती है कि एक माँ होती है, वो हल को चला रही होती है, जैसे यहाँ जो बैल है वो चला रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि माँ होती है वो बैल को चला रही होती है और दो भाई रहते हैं। एक भाई हल का ये हत्था पकड़े होता है और दूसरा भाई पीछे सीड लिए होता है, और वो सीड इसी जो एक लाइन खींचते हुए जाता है, ये हल उसी के पीछे डालता हुआ जाता है। तो माँ और दोनों बेटे मिलके उसको बुआई करते हैं। मदर इंडिया पिक्चर थी जो ऑस्कर के लिए पहली बार नॉमिनेट करके गई थी। अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो उसमें एक कोई गाना भी है, भाग में लिखा ऐसे समथिंग, कुछ थोड़ा इमोशनल सा सॉन्ग है, अब याद तो मुझे नहीं आ रहा है। उसको आप देखोगे तो उसमें इसी मेथड से सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ से उसमें सोइंग हो रही थी। जैसे यहाँ पर देखो हल चल रहा है, अब हल चलता जाएगा तो कान खींचता हुआ जाएगा, ऐसे मतलब एक लाइन बनाता हुआ जाएगा। और यहाँ ये महिला देखो हाथ में अपने सीड ली हुई है और ये सीड उसी लाइन में डालती हुई जाएगी। फिर बाद में हल को रख देंगे और पाटा ले लेंगे और उसी पाटे से फिर इसको समतल कर देंगे, बोले तो जो लाइन खींची गई है उसको ढक देंगे मिट्टी से। ठीक, तो ये मेथड होता है सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ। आगे बात करते हैं प्लांटिंग। प्लांटिंग क्या होता है? प्लेस, देखो प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग दो चीज़ें होती हैं, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। प्लेसिंग सीड और सीड मटेरियल फर्मली इन द सॉइल टू ग्रो। प्लांटिंग और सीड और ट्रांसप्लांटिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। प्लांटिंग में क्या होता है कि चाहे सीड और चाहे सीड मटेरियल को सॉइल में ग्रो करने के लिए प्रॉपर वे में डाला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सीड ले लिया हमने और उस सीड को मिट्टी में डाल दिया और उसको फिर ऐसे ऐसे ढक दिया, तो ये क्या हो गया? प्लांटिंग हो गया। प्लेसिंग सीड और सीड मटेरियल फर्मली इन द सॉइल, सॉइल में फॉर्मली डाला जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गहराई में या बहुत ज़्यादा ऊपर, एक फॉर्मली डाल देते हैं। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे धनिया है, जीरा है, क्यूमिन है, पालक है, तो ये बहुत फॉर्मली डाला जाता है। जैसे क्या कहते हैं, प्याज है, आलू का सीड है, आलू का सीड बोल रहा हूँ, आलू का ट्यूबर नहीं बोल रहा हूँ, आलू का सीड आता है, आलू का सीड है। ये सब ही बहुत ही प्रॉपर मेथड में डाले जाते हैं जर्मिनेशन मीडियम में, मतलब मिट्टी में, या फिर चाहे मिट्टी बोल लो चाहे जर्मिनेशन मीडियम बोल लो, उसमें बहुत ही हल्के से डाला जाता है, बहुत फॉर्मली डाला जाता है। क्योंकि अगर बहुत दबा के या पाटा लगा के या थोड़ा गहराई में कर दिए तो फिर वो उगेगा ही नहीं। गेहूं के तरीके से अगर हमने प्याज के बीज की बुआई कर दी तो प्याज की सीड ही उगेगा ही नहीं, क्योंकि वो नीचे ही दब के मर जाएगा। तो थोड़ा सा यही इतना डिफरेंस होता है प्लांटिंग में। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग का। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? ट्रांसप्लांटिंग सीधा सा मेथड होता है, हमने नर्सरी में सीड को लगाया, सीड की प्लांटिंग कर दी, बढ़िया फर्मली लगा दिया। जैसे मान लो प्याज को पहले हमने जब सीड को लगाया तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीड की प्लांटिंग कर दी हमने, नर्सरी में लगा दिया। ठीक, अब वो जब सीड एक हफ्ते का जब 30-40 दिन का हो गया तब उसको हमने वहाँ से उखाड़ लिया। ठीक, वहाँ से पौधों को उखाड़ लिया और पौधे को उखाड़ के फिर ले जाके दूसरी मेन फील्ड में लगा देंगे। इसी तरीके से धान की रोपाई करते हैं। इसी तरीके से ढेर सारे जो आम के गमले लेके आते हैं हम, अमरूद के गमले ले आते हैं, फलों के जो पौधे लेके आते हैं, वो सभी ट्रांसप्लांटिंग, मतलब एक बार नर्सरी में ग्रो किया जाएगा फिर उसको लाके ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं। तो इसमें कई फ़ायदे होते हैं। नर्सरी में जब हम ग्रो करते हैं तो बहुत ढेर सारे पौधों को एक थोड़ी सी जगह में हम ग्रो कर पाते हैं, जिससे उनका रख रखाव और उनकी प्रॉपर देखभाल हम आराम से कर पाते हैं। नहीं तो आप ऐसे अंदाज़ लगाओ, अगर आप नर्सरी लगाओगे तो आपको 10 बाई 10 मीटर के अंदर आपने 100 पौधे आम के आराम से रख लोगे और सबकी देखभाल कर लोगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपको खेत में लगा के करनी हो तो आपको 100 बाई 100 में लगाना पड़ेगा, यानी कि 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़े में तब 100 पौधे लगेंगे
और उनकी देखभाल सिंचाई करने के लिए और सभी चीज़ें करने के लिए, या मान लो उनको कभी छांव देना है, ज़्यादा धूप हो गई तो छांव भी देना पड़ेगा क्योंकि पौधे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा धूप होगी तो सूख जाएंगे। कभी ज़्यादा बरसात हो रही है तो उसको भी सुरक्षित करना है, नहीं बहुत बरसात होगी तो फंगस डेवलप हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए और एक प्रॉपर उसको हम मैनेज कर पाएँ, इसीलिए हम नर्सरी उगाते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ जैसे उनका देखभाल रखती है, बिल्कुल घर में ही पैक रखती है, और जिससे कोई थोड़ी दिक्कत ना हो जाए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं फिर हम सड़क पर निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कूदेंगे फानेंगे, लेकिन जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक जब वो सोते हैं तो किनारे किनारे तकिया लगा देते हैं कहीं लुढ़क के बेड से नीचे ना आ जाए। उसी तरीके से बिल्कुल नर्सरी में ग्रो किया जाता है पौधों को। और जब बाद में पौधे थोड़े हार्ड हो जाते हैं कि हाँ अब थोड़ा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ये झेल पाएंगे, तब उनको ले जाके मेन फील्ड में लगाते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं प्री मानसून सोइंग। प्री मानसून सोइंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब हम ड्राई एग्रीकल्चर करते हैं, ड्राई एग्रीकल्चर जिसको हम ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, ध्यान से समझना। नॉर्मली सोइंग इज टेकन अप टू रेसिपिटेंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नॉर्मली जब हम सोइंग करते हैं, जब एक बार लगभग 20 मिलीमीटर तक बरसात हो जाती है तब हम सोइंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले मई जून के महीने में मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होती है। तो एक बार जब बरसात हो जाती है तब उसके बाद हम सोइंग करते हैं। अब प्री मानसून सोइंग में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ आने वाले 5 से 10 दिन में बरसात होने वाली है, तो हमने क्या कर दिया, हमने सीड की बुआई पहले ही कर दी। अब क्योंकि हमने पहले बुआई कर दी है, 10 दिन बाद बरसात हो गई तो वो जम गया। या फिर ऐसे करते हैं कई बार कि हमने बुआई कर दी और बुआई करने के बाद हल्की सी सिंचाई कर दी, जिससे फिर जो हमारे सीड हैं वो आसानी से उग गए। तो प्री मानसून सोइंग में सीधा सीधा ये मतलब होता है कि मानसून आने से जस्ट पहले मिट्टी को ड्राई कंडीशन में, अब बिल्कुल सूखी मिट्टी नहीं, मतलब हल्का मॉइस्चर हो, उस कंडीशन में हम बुआई कर देते हैं कि हमको बाद में फिर इसमें मॉइस्चर पानी देना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मानसून सोइंग बोलते हैं। जैसे इन केस ऑफ नॉर्मली सोइंग टेक अमाउंट ऑफ 20% इन केस ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। जैसा मैंने बताया कि ड्राई लैंड फार्मिंग में ये चीज़ें की जाती है। सिंस सोइंग इज कॉन्टिन्यूड for 2 or 3 days after a soaking rain, contain amount of moisture is lost during the period between the receipt of rainfall and sowing। मतलब एक बार पानी बरसेगा और 3-4 दिन जब तक हम बुआई करेंगे तब तक 20 मिलीमीटर जो पानी बरसा था वो उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, या तो मिट्टी उसको सोख लेगी। इन केस ऑफ हैवी क्ले, अगर हैवी क्ले है जैसे ब्लैक सॉइल होती है, उसमें सोइंग ऑपरेशन नहीं हो पाता अगर पानी बरस जाए। बरसात अगर शुरू हो गई और काली मिट्टी में पानी एक बार बरस गया तो आप उसमें ट्रैक्टर नहीं चला पाएंगे। अगर आपने उसमें ट्रैक्टर चलाया तो पूरी सीड बेड की ऐसी तैसी कर देगा, पूरा नाश कर देगा। मतलब सॉइल का जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल बिगाड़ देगा। सॉइल जो सीड बेड है वो प्रॉपर ही नहीं बन पाएगा, उसमें सीड बेड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जर्मिनेशन करने का कोई मेथड नहीं रह जाएगा। जब ट्रैक्टर चलेगा तो जहाँ ट्रैक्टर जाएगा वहाँ गड्ढा कर देगा, अगल बगल ऊंचा कर देगा, तो प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पर बुआई नहीं कर पाते। तो इस वजह से मानसून आने से पहले जैसे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि 10 दिन बाद मानसून आने वाला है तो बुआई अब कर देंगे। बुआई करके फिर हल्का सा सिंचाई कर देते हैं, नहीं तो फिर मानसून जब आता है तब सिंचाई अपने आप ही हो जाती है। पानी बरसात होती है तो अपने आप ही गीली हो जाती है मिट्टी और पौधे जो हैं वो उग जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्री मानसून सोइंग। एज ड्राई सीजन और प्री मानसून सोइंग इसको हम कहते हैं। फैक्टर इन्वॉल्व इन सोइंग मेथड, सोइंग मैनेजमेंट। जब हम सोइंग मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को हम ध्यान देते हैं। फैक्टर सच एज डेप्थ ऑफ सोइंग, कितनी गहराई पर हम सोइंग कर रहे हैं। इमर्जिंग हैबिट, जो सीड की बुआई हम कर रहे हैं उसकी इमर्जिंग हैबिट कैसा है, मतलब ऊपर भूमि का अंकुरण है या भूमि ऊपरी का अंकुरण है या अधोभूमि का अंकुरण है, जिसको इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं या हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। ये दोनों हम आगे पढ़ाएंगे, जब आपको जर्मिनेशन अच्छे से बढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में समझाएंगे दोनों में क्या अंतर होता है। सीड का साइज कितना है, अगर बड़ा सीड होगा तो ज़्यादा गहराई में बोएंगे, अगर सीड छोटा है तो उसको थोड़ा कम गहराई में बोएंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि ओनियन का सीड है, बहुत छोटा छोटा सा होता है, अगर हमने उसको गेहूँ जितनी गहराई में बो दिया तो फिर वो उगेगा ही नहीं। ठीक, तो गेहूँ का सीड थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए थोड़ा और नीचे हो जाता है। चने का सीड थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको लगभग 7 सेंटीमीटर नीचे बुआई कर देते हैं। गेहूं का लगभग 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर बुआई करते हैं। और जबकि
जो ओनियन का सीड होता है वो बिल्कुल ऊपर बोते हैं, बिल्कुल ऊपर, 1 सेंटीमीटर के भी कम रहती है उसकी हाइट, मतलब गहराई। वेट, सीड का वेट कितना है, वजन कितना है। सीड बेड का टेक्सचर कितना कैसा है। सीड बेड का टेक्सचर बोले तो मिट्टी कैसी है, भुरभुरी मिट्टी है, कंकड़ीली मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, उसमें ढेले ज़्यादा हैं, बड़े बड़े ढेले हैं, छोटे ढेले हैं, या बिल्कुल भुर्रा मिट्टी है, पाउडर टाइप की मिट्टी है, किस तरीके का सीड बेड है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सीड एंड सॉइल कॉन्टैक्ट, सीड और सॉइल के बीच में कनेक्शन कैसा है, सीड बेड की फर्टिलिटी कितनी है, सॉइल में मॉइस्चर कैसा है, ये सभी फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं जब हम सोइंग कर रहे होते हैं। जैसे मान लो अगर सॉइल में मॉइस्चर कम है तो थोड़ा हम ये करेंगे कि थोड़ा गहरी में बुआई कर दें, अगर सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा है तो हम ये प्रयास करेंगे कि थोड़ा ऊपर ही बुआई कर दें। जैसे सीड साइज एंड वेट मैंने बताया कि अगर सीड छोटा होगा, जैसे बोल्ड सीड रिड्यूस vigorous seedling applied of fertilizer of the bold seed tend to emergence of seedling then the seedling from small seed। कहने का मतलब ये है हैवी एंड बोल्ड सीड यानी कि बड़े सीड जो होते हैं प्रोड्यूस बिगोरस सीडलिंग, वो उनकी जो सीडलिंग होती है थोड़ी बिगोरस होती है। अप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू बोल्ड सीड टेंड टू इंक्रेज द सीडलिंग, इसमें क्या करते हैं कि अगर बड़े सीड हैं अगर उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो सीडलिंग जो होती है वो तुरंत ही बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अगर वहीं छोटा छोटा सीड है तब हमने फर्टिलाइजर डाल दिया तो जैसे वो उगेगा तुरंत ही फर्टिलाइजर पाएगा और मर जाएगा। समझ पा रहे हो। इसके बाद डेप्थ ऑफ सोइंग, बड़े सीड जो होते हैं वो ऊपर उगाते हैं, जो थोड़े जो छोटे सीड होते हैं उनको ऊपर उगाएंगे और जो बड़े सीड होते हैं वो नीचे उगाएंगे, क्योंकि छोटे सीड उनका एम्ब्रॉयो खूब छोटा, उनके पास फूड मटेरियल बहुत कम, तो जितना ही ऊपर रहेगा तुरंत ही वो बाहर आ जाएगा। ऊपर रहेगा तो तुरंत ही बाहर आएगा, एक पत्ती निकालेगा छोटी सी और तुरंत ही उसको प्रकाश मिलने लगेगा और फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, खाना मिलना उसको शुरू हो जाएगा और तब वो बढ़ना शुरू करेगा। जैसे सरसों छोटा होता है, ऊपर बोना पड़ता है, तुरंत ही निकलेगा और तुरंत ही 2 पत्ती बनाएगा और तुरंत ही फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा, फिर बड़ा होता जाएगा तो खूब बड़ा सा हो जाएगा, गेहूँ से भी बड़ा हो जाएगा। और वहीं गेहूँ जो होता है, गेहूँ का सीड क्योंकि बड़ा होता है उसमें फूड मटेरियल ज़्यादा होते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा नीचे रहेगा तो जब तक उसका पूरा फूड मटेरियल ख़त्म होगा तब तक वो 5 इंची जो ज़मीन है, 5 सेंटीमीटर जो ज़मीन के अंदर घुसा था वो क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे मिट्टी को फाड़ते हुए ऊपर आ जाएगा और उग जाएगा। बात करते हैं ऑप्टिमम डेप्थ जो होती है सीड के सोइंग की, वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। डेप्थ ऑफ सोइंग डिपेंड ऑन द सीड साइज जो मैंने बताया, और मॉइस्चर के हिसाब से भी होता है। मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो ऊपर करोगे, मॉइस्चर कम है तो नीचे चले जाओगे। इसके बाद इमरजेंस हैबिट जैसे हाइपोजियल है कि ईपीजियल है, इसका भी ध्यान रखना होता है। सॉइल टेक्सचर, सीड बेड का टेक्सचर कैसा है, सॉइल टेक्सचर शुड बी मिनिमाइज क्रस्ट फॉर्मेशन, मतलब उसमें ढेले जितने छोटे छोटे होंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर उसमें ढेलों की संख्या बड़ी ज़्यादा है, जैसे ये जो है क्लॉड बने होते हैं जिसको हम ढेले को क्लॉड बोलते हैं, अगर क्लॉड छोटे छोटे हैं तो मतलब सीड बेड अच्छा है, अगर क्लॉड बिल्कुल भी नहीं है तब भी सीड बेड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर क्लॉड बहुत बड़े बड़े हैं तब भी नहीं। मतलब क्लॉड ऐसे हों जैसे बूंदी का लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू के जितने जितने क्लॉड अगर मिट्टी में हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा, वो अच्छा टेक्सचर होता है सीड सोइंग के लिए। सीड सॉइल कॉन्टैक्ट, सीड रिक्वायर क्लोज कॉन्टैक्ट विद सॉइल पार्टिकल टू इंश्योर दैट वाटर कैन बी ऑब्जॉर्ब रेडली। ए टिल सॉइल मेक द कॉन्टैक्ट ईजियर फॉर्मिंग द सॉइल अराउंड द सीड। कहने का मतलब ये है कि जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो सीड में जब तक प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होगा, और प्रॉपर मॉइस्चर लेने के लिए सीड को और सॉइल को आपस में कंटेक्ट, जैसे मान लो यहाँ सीड है और यहाँ सॉइल है, अब इनके बीच में अगर कोई संबंध नहीं रहेगा तो इस सॉइल से यहाँ पर किस तरीके से पानी पहुँचेगा, मॉइस्चर किस तरीके से पहुँचेगा, और मॉइस्चर ही नहीं पहुँचेगा तो ये जर्मिनेट कैसे होगा। और अगर यहीं दोनों बिल्कुल ऐसे सट के रहेंगे तो कैसे, तो आराम से पा जाएंगे। तो सॉइल और सीड का कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर मिट्टी और सीड आपस में सटे हुए होने चाहिए। अब सीड बेड फर्टिलिटी, जो हमने सीड बेड बोले जहाँ पर हमने सीड की बुआई करी है उसकी फर्टिलिटी कितनी है। अगर अच्छी फर्टिलिटी होगी तो अच्छे से जमेगा, नहीं तो अगर नहीं होगा तो अच्छे से नहीं उगेगा। सॉइल मॉइस्चर कैसा है, ज़्यादा सॉइल मॉइस्चर होगा तब भी नुकसान करेगा, कम सॉइल मॉइस्चर होगा तब भी नुकसान करेगा, तो एक प्रॉपर मात्रा में उसमें सॉइल मॉइस्चर भी होना चाहिए। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि सीड के सोइंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कंपेनियन क्रॉप इज़
यूजली ग्रोन अर्ली टू सप्रेस वीड ग्रोथ एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। कंपेनियन क्रॉप क्या होता है, इसको थोड़ा सा जल्दी ग्रो किया जाता है जिससे कि वीड का जो ग्रोथ हो उसको रोका जाए। कंपेनियन क्रॉप का मतलब ऐसे समझना ध्यान से, जैसे कसावा और मेज या याम की हम खेती कर रहे हैं, ठीक। हमने क्या किया, कसावा, मेज और याम, चाहे कसावा या मेज की खेती कर रहे हैं, कसावा समझते हो, कसावा और मेज की हम खेती कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कसावा लगा देंगे खेत में। अब जब कसावा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कसावा लगाएंगे। कसावा इज प्लांटेड लेटर इन याम या फिर मेज, सॉरी गड़बड़ हो गया, उलट गया। कसावा इज प्लांटेड लेटर इन याम और मेज, ठीक। पहले कसावा लगा देंगे फिर याम या मेज लगा देंगे। इससे क्या होगा, मेज द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन फॉर लाइट इन मैक्सिमम क्रॉपिंग ऑल द क्रॉप सोन इन द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है कि एक फसल को दूसरे फसल से थोड़ा सा हम पहले लगा देते हैं जिससे कि इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा ना हो। झगड़ा मतलब पानी के लिए झगड़ा ना हो, लाइट के लिए झगड़ा ना हो, न्यूट्रिएंट के लिए झगड़ा ना हो, तो इसको कंपेनियन क्रॉप बोलते हैं। कंपटीशन ऑफ लाइट, लाइट के प्रति कंपटीशन कैसे होगा, जैसे एक मान लो एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ हमने लगा दिया। अब क्योंकि दोनों को फोटोसिंथेसिस करनी है तो दोनों को लाइट चाहिए, तो ये भी लाइट के लिए खोज करेगा, ये भी लाइट की खोज करेगा। और मान लो आपस में दोनों की ब्रांचेज एक दूसरे में फंस जाएं तो क्या करेगा, ये पौधा इससे दूर भागेगा, ये पौधा इससे दूर भागेगा और तो दोनों पौधे टेढ़े हो जाएंगे। आपने ध्यान से देखा होगा, अगर दो पौधे आप नज़दीक नज़दीक लगा दो तो आप देखोगे कि दोनों पौधे तिरछे हो जाते हैं, ऐसे जाके ऐसे ऐसे हो जाएंगे, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, क्योंकि लाइट के कंपटीशन झेल नहीं पाते हैं। दोनों एक दूसरे पर रहेंगे तो इसकी छांव इसके ऊपर पड़ेगी, इसकी छांव इसके ऊपर पड़ेगी, तो दोनों के लिए दिक्कत होगी। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके का फंगस है, ये भी सॉइल को जो सीड होते हैं हमारे उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अभी तो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में ये मैं प्राइवेट कर दूंगा। तो अगर इस वीडियो को आपको देखना होगा बाद में फ्यूचर में तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने मेथड बताया है आप परचेज कर लीजिए। परचेज करके स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है, और मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ ही लिमिटेड सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, बाकी सभी जो पेड कोर्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर ही दूंगा। तो आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। यूट्यूब पर मेरा काम चालू रहे इसके लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप जो फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।